हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रबंध के महत्व के बारे में बताया। आज मैं आपको प्रबंध की प्रकृति के बारे में बताऊंगी। प्रबंध की प्रकृति के 4 पॉइंट हैं। प्रबंध बहुविधा के रूप में, प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में, प्रबंध की सार्वभौमिक प्रक्रिया। इसमें पहला पॉइंट आता है प्रबंध बहुविधा के रूप में। पहले तो हम बताएंगे विधा क्या होती है। विधा का अर्थ है ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है। जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, ये सब विधाएं हैं ना। प्रत्येक विधा का अपना एक उद्देश्य होता है। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। वैसे प्रबंध भी अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने के लिए विभिन्न विधाओं का योगदान भी रहा है। यानी जो इसकी प्रबंध विज्ञान की प्रबंध की जो है ना विधा, प्रबंध विधा के रूप में इसके जो सिद्धांत बनाए गए ना, उसमें विभिन्न विधाओं का योगदान है, उनका मिश्रण है। इसीलिए प्रबंध को बहुविधा के रूप में जाना जाता है। अब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि कई विधाएं हैं, कई ऐसे शास्त्र हैं। प्रबंध शास्त्र में कुछ का अधिक है, कुछ का कम योगदान है। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के जो ये है ना आपके नाम, उसके बारे में बताएंगे कि अर्थशास्त्र में क्या है। अर्थशास्त्र ने प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांत है। इसका मतलब ये होता है अर्थशास्त्र ने क्या बताया कि प्रबंध में समय समय पर जो निर्णय लिया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या हो, जो संसाधन है उनका आवंटन का मतलब कैसे बांटा जाए और संसाधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए, इससे संबंधित सिद्धांत हैं। दूसरा है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में संगठन संरचना, संगठन का निर्माण कैसे किया जाता है, संगठन के सिद्धांत क्या होंगे, नौकरशाही आदि का योगदान दिया है। तीसरा है जीव विज्ञान और मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझना और उसको नियंत्रित करने से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन। मनोविज्ञान जानते हैं ना, मनोस्थिति जिसे कहते हैं ना अपन, कि कोई व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसको कैसे समझना है, उसको नियंत्रित कैसे करना है, ऐसे इससे संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। चौथा है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र ने भी व्यक्ति समूह की अवधारणा, उनकी कॉन्सेप्ट जो है वह समूह की और उनकी कार्यप्रणाली कैसे काम करता है उसको समझने में योगदान दिया है। पांचवा है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्य, व्यवसायी नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया। इस प्रकार से 5 प्रकार के शास्त्रों ने जो है प्रबंध के बारे में क्या योगदान दिया है उसके बारे में बताया है। अब यहाँ पर इसका उल्लेख महत्वपूर्ण है कि प्रबंध शास्त्र ने इन सभी शास्त्रों की विभिन्न सामग्रियों का एकीकरण करके उसे प्रबंधकों के प्रयोग के योग्य बनाया है। इन सब का मिश्रण जो है इसके लिए बनाया गया है। इस प्रकार से प्रबंध जो है बहुविधा के रूप में होता है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। कुछ लोग प्रबंध को विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग कला मानते हैं, कुछ दोनों ही मानते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। अब विज्ञान शब्द आपने पहले भी सुना होगा, जो आपने विज्ञान 10th तक पढ़ी थी, विज्ञान सामान्य विज्ञान जो है, तो उसमें भी नियम और सिद्धांत होते हैं। तो विज्ञान का वो अर्थ क्या अर्थ है, देखिए विज्ञान का अर्थ बताया इसमें किसी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है वो विज्ञान कहलाता है। ये आपको सामान्य विज्ञान के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, उसका अर्थ है। इसके लिए जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है, विज्ञान किसी भी विषय, उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भ में संग्रहित एवं स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। यानी क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। ये विज्ञान के बारे में बताया जाता है। विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो प्रयोगों पर आधारित, प्रयोग होते हैं ना उसके ऊपर आधारित होते हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि विज्ञान का सिद्धांत जो बनना है ना, कोई भी सिद्धांत विज्ञान का बनता है तो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं। सब जगह समान रूप से, किसी जगह चले जाओ सब जगह समान रूप से लागू होता है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना कि पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, खींचती है, जो भी है ना, तो ये सिद्धांत क्या है गुरुत्वाकर्षण का, सभी जगह लागू होता है। चाहे किसी भी देश में चले जाओ, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, सब जगह लागू होता है। यानी कि विज्ञान के सिद्धांत सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, यानी सार्वभौमिक होते हैं। अब विज्ञान की विशेषता क्या बताइए, देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि सामान्य विज्ञान की बता रही हूँ आपको। पहला पॉइंट है विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों
नियमों का एक समूह प्रदान करता है जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। दूसरा है विज्ञान सिद्धांत प्रयोग। विज्ञान के जो सिद्धांत है ना प्रयोगों के ऊपर आधारित होते हैं, प्रतिपादित किए जाते हैं और ये सत्य और तथ्यों पर आधारित होते हैं। विज्ञान के सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। कारण परिणाम का मतलब होता है कोई भी घटना घटित होती है वो किस कारण से हुई, आगे क्या परिणाम होंगे, इन संबंधों को प्रदर्शित करता है। सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या और के निवारण में प्रयोग किया जाता है और विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है और उन परीक्षणों से कोई न कोई एक निष्कर्ष भी निकलता है। तो ये 5 विशेषताएं विज्ञान की बताइए। अब देखिए ये विज्ञान की सामान्य विज्ञान की 5 विशेषताएं बताइए। अब प्रबंध विज्ञान में कौन कौन सी विशेषताएं जो विज्ञान में है वो प्रबंध विज्ञान में भी पाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे प्रबंध में के सिद्धांतों को भी प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। एक तो ये भी कारण और परिणाम से संबंध दर्शाते हैं और इन सिद्धांतों का प्रयोग भी प्रबंध की जो ये है ना समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है ना। ये 3-4 पॉइंट जो आए ना ये तो विज्ञान वाले प्रबंध विज्ञान में भी लागू होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्रबंध विज्ञान में नहीं होते हैं लागू, जिसमें सार्वभौमिकता, यथार्थता। सार्वभौमिकता का मतलब सभी जगह जो है लागू होना, वो नहीं होते क्योंकि प्रबंध विज्ञान का संबंध एक तो मानव से है, मानव से प्रभावित होता है। दूसरा ये है कि व्यवसाय में क्या होता है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, तो सिद्धांत जो है ना विज्ञान वाले वो सब जगह समान रूप से प्रबंध में नहीं लागू किया सकते। इसलिए सार्वभौमिकता का जो गुण है वो इसमें लागू नहीं होता है। दूसरा यथार्थता का मतलब शुद्धता यानी कठोरता। जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं ना वो कठोर होते हैं, हर जगह हर परिस्थिति में लागू किया जा सकते हैं, लेकिन प्रबंध विज्ञान के साथ सिद्धांत जो है वो कठोर नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लचीले होते हैं, उन्हें हर परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि 2 व्यवसाय एक से है, समान पूंजी लगाई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। यानी कहने का मतलब है व्यवसाय में अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ परिवर्तन भी उनमें होता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान के जो एक तो सार्वभौमिकता और यथार्थता वाला जो गुण है वो प्रबंध विज्ञान में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको प्रबंध विज्ञान के बारे में बताई। जो कुछ बातें तो विज्ञान की लागू होती है, कुछ नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रबंध विज्ञान जो है शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में इसको नहीं रख सकते। एक प्रकार से ये आदर्श विज्ञान की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है प्रबंध कला के रूप। कला क्या होता है? कार्य करने का सर्वोत्तम तरीका, वो क्या कहलाता है? कला कहलाता है। प्रबंध का काम तो विशेष तौर से कला पर ही आधारित है, क्योंकि प्रबंध में क्या होता है कि काम दूसरों से करवाना होता है ना, तो करवाना, दूसरों से काम करवाना वो एक प्रकार की कला ही है। ठीक है ना, आपको पता है ना कि कोई से काम आप खुद करते रहे करवाना, तो ये कला से तो होता है काम कि आप में क्या कला है, क्या योग्यता ऐसी कि आप दूसरों से आसानी से काम करवा सकते हैं। तो प्रबंध के अंदर विज्ञान भी होता है, कला भी होता है, लेकिन विज्ञान के बजाय कला पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कला का योगदान ज़्यादा होता है। कला का उपयोग करके ही हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए कला की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट है कला इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की एक विधि है। दूसरा पॉइंट, इच्छित परिणामों की प्राप्ति व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान तथा उसके प्रयोग पर निर्भर होती है। आज कोई भी परिणाम हम प्राप्त करते हैं ना, तो इसके पीछे क्या होता है? व्यक्तिगत चातुर्य, चतुराई, ज्ञान जो भी होता है ना, उसके ऊपर आधारित होती है। तीसरा है कला व्यवहारिक अथवा अभ्यास पक्ष से संबंधित होने के कारण निरंतर अभ्यास से किसी कार्य को करने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि कला में क्या होता है, हम जो काम करते हैं ये करवाते हैं ना, हम बार बार वो वही काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अभ्यास से क्या होती है, दक्षता हमारी बढ़ती है। किसी भी काम को हम अगर बार बार करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारी दक्षता बढ़ेगी। प्रबंध में कला की समस्त विशेषताएं पाई जाती है। जो ऊपर 3 विशेषताएं हमने पढ़ी थी ना, वो सारी विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती है। जैसे पहला पॉइंट है प्रबंध अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की बातें व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। जैसे होता है संगीत में, उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत गुण ही होता है।
नृत्य हो चाहे चित्रकारी हो, सब में व्यक्तिगत गुण होता है, उसकी कला ही एक तरह से। उसी प्रकार प्रबंध में भी ये गुण पाया जाता है। दूसरा है अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में सृजनात्मकता भी प्राप्त की जा सकती है, जिसका उपयोग हम समस्याओं के समाधान के लिए भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो कला की विशेषताएं है वो ही प्रबंध कला की विशेषताएं जो है लागू हो सकती है। इस प्रकार से जो है हम प्रबंध को कला की श्रेणी में रख सकते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रबंध का प्रारंभिक कला के रूप में हुआ है तथा जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो बाद में हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो इसकी हुई कला से हुई, बाद में वैज्ञानिक पद्धतियाँ या वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम प्रबंध को विज्ञान और कला के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होता है, इसमें दोनों के गुण होते हैं, यानी कि विज्ञान भी है और कला भी। विज्ञान कैसे है, क्योंकि इसमें भी नियम और सिद्धांत लागू होते हैं जो प्रयोगों के ऊपर आधारित होते हैं। और ये कला भी है, कला इसलिए कि काम करने का तरीका या दूसरों से जो हम काम करवाते हैं उसमें कला पक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब मैं बता रही हूँ आपको प्रबंध विज्ञान के रूप में, कला के रूप में इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है ज्ञान के आधार पर दक्षता। विज्ञान के अंदर तो ज्ञान के आधार पर होती है दक्षता, कला में अभ्यास के आधार पर होती है। दूसरा पॉइंट है सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है विज्ञान के अंदर, इसमें सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है समस्याओं को परिभाषित करना विज्ञान के अंदर, इसमें समस्याओं की व्याख्या करना। चौथा है वैज्ञानिक प्रतिरूप यानी मॉडल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, इसमें अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ये इसका तुलनात्मक अध्ययन के 4 पॉइंट है। अब लास्ट में निष्कर्ष के रूप में मैं बताना चाहूँगी आपको कि प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं, यानी कि दोनों के ही जो इसमें तत्व पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है और किसी एक के बिना दूसरा क्या है, महत्वहीन हो जाता है। यानी कि अगर विज्ञान हो और कला नहीं हो, कला है विज्ञान नहीं हो, तो दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं हो तो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है, तो दोनों का ही महत्व है। और पुरानी कहावत है ना, ज्ञान शक्ति है, उसका स्थान ले लिया नई कहावत कि प्रायोगिक ज्ञान शक्ति है। ठीक है ना, प्रायोगिक ज्ञान यानी प्रयोगों पर आधारित जो ज्ञान है वो शक्ति है। इस प्रकार से जो ये प्रबंध विज्ञान और कला के रूप में के बारे में मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। ठीक है, अगले 2 पॉइंट अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।